आज बाजार में एक ऐसा तूफान आया जिसकी शुरुआत किसी कंपनी के नतीजे से नहीं बल्कि एक भाषण से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से कहा कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम जलाओ, विदेश यात्रा टालो और बाजार ने पूरा हिसाब किताब उसी एक घंटे में बदल दिया। सेंसेक्स आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76,015 पर बंद हुआ और निफ्टी 360 अंक टूटकर 23,816 के स्तर पर आ गया। यानी सिर्फ एक कारोबारी सत्र में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 6 लाख करोड़ रुपए घट गया, जो किसी भी आम निवेशक के लिए बड़ा झटका है। बैंक निफ्टी भी इस मार से नहीं बचा और 871 अंक गिरकर 54,440 पर बंद हुआ। एसबीआई जैसे दिग्गज बैंकिंग शेयर शुक्रवार और सोमवार मिलाकर करीब 11% टूट चुके हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में निवेशकों की बेचैनी को साफ दर्शाता है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप इंडेक्स निचले स्तरों से करीब 500 अंक की रिकवरी करने में कामयाब रहा, जिससे ये साफ हुआ कि बिकवाली का सबसे भारी बोझ बड़े शहरों और पीएम की अपील से सीधे प्रभावित सेक्टरों पर ही पड़ा। इंडिया विक्स यानी बाजार का डर का पैमाना आज ऊंचे स्तर पर बना रहा, जो बताता है कि निवेशकों में अभी घबराहट कम नहीं हुई है। जब विक्स इस तरह ऊंचा रहता है तो इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में बड़े उतार चढ़ाव की आशंका बनी हुई है। बाजार का आज का चरित्र समझना जरूरी है। ये कोई ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ नहीं था जहां सब कुछ बराबर टूटे, बल्कि पीएम मोदी की अपील से सीधे जुड़े सेक्टरों ज्वेलरी, एविएशन, ट्रैवल में केंद्रित और तेज बिकवाली थी, जिसने पूरे सेंसेक्स और निफ्टी को अपने साथ खींच लिया। आज की सबसे बड़ी थीम थी पीएम मोदी की 7 अपीलें। उन्होंने देशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो, 1 साल तक सोना मत खरीदो, गैर जरूरी विदेश यात्रा से बचो, ईवी अपनाओ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तथा कार पूलिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। प्रधानमंत्री ने इस अपील की वजह भी बताई। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल और गोल्ड के रूप में विदेशों से आयात करता है। वेस्ट एशिया में संकट गहरा रहा है और क्रूड ऑयल $105 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस पूरी कहानी का इम्पैक्ट चेन समझिए। महंगा क्रूड ऑयल मतलब भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, इंपोर्ट बिल बढ़ने से रुपए पर दबाव आता है, रुपया कमजोर होने से एफआईआई बिकवाली करते हैं और एफआईआई बिकवाली का सीधा असर निफ्टी और सेंसेक्स पर दिखता है। आज यही चेन काम कर रही थी। रुपया आज रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले 95.31 के स्तर पर बंद हुआ और दिन भर की ट्रेडिंग में 83 पैसे कमजोर पड़ा, जो बताता है कि क्रूड की महंगाई, मजबूत डॉलर और एफआईआई की बिकवाली तीनों एक साथ रुपए को दबा रहे हैं। कमजोर रुपए का सीधा असर इंपोर्ट हैवी कंपनियों पर पड़ता है। जो कंपनियां कच्चा माल विदेश से खरीदती हैं, उनकी लागत बढ़ेगी, मार्जिन घटेगा और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अगले तिमाही के नतीजों में इसका असर दिखना तय है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े पीड़ितों पर, ज्वेलरी सेक्टर। पीएम की अपील के तुरंत बाद टाइटन करीब 7%, सेनको गोल्ड करीब 11%, स्काई गोल्ड करीब 11%, पीसी ज्वेलर, ब्लू स्टोन और टीबीजेड जैसे शेयर 5 से 6% तक टूट गए। इस गिरावट के पीछे बाजार की एक सीधी सोच काम कर रही थी। अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं तो ज्वेलरी कंपनियों की बिक्री घटेगी, रेवेन्यू पर दबाव आएगा और जिन शेयरों में पिछले कुछ महीनों में तेजी आई थी, उनमें प्रॉफिट बुकिंग का ये सही मौका दिखा। सेनको गोल्ड के सीईओ ने खुद माना कि ऊंचे दामों की वजह से गोल्ड इंपोर्ट पहले से ही कम हो रहा है। उनका अनुमान है कि पीएम की अपील के बाद गोल्ड इंपोर्ट में 10 से 12% तक अतिरिक्त गिरावट आ सकती है, जो पूरे ज्वेलरी उद्योग के लिए एक बड़ी चिंता है। जीटीआरआई की रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत का गोल्ड इंपोर्ट 2022 में $36.5 बिलियन था, जो 2025 तक बढ़कर $58.9 बिलियन हो गया, यानी 3 साल में लगभग 60% की बढ़ोतरी। और यही वजह है कि सरकार इस मोर्चे पर गंभीर है। हालांकि एक्सपर्ट्स का एक अलग नजरिया भी है। उनका कहना है कि गोल्ड ईटीएफ अभी भी निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प बना हुआ है, क्योंकि इसमें फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत नहीं होती, बेहतर लिक्विडिटी मिलती है और ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा है। एमसीएक्स गोल्ड जून 2026 फ्यूचर्स आज गिरकर 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गए। ये गिरावट बताती है कि बाजार को उम्मीद है कि पीएम की अपील का असर फिजिकल गोल्ड की मांग पर पड़ेगा, जिसका सीधा असर गोल्ड की कीमतों पर भी दिखेगा। एविएशन और ट्रैवल सेक्टर भी पीएम की विदेश यात्रा कम करने वाली अपील की चपेट में आ गया। इंडिगो, स्पाइस जेट, इक्जिगो, थॉमस कुक और यात्रा ऑनलाइन जैसे शेयरों में 4 से 7% तक की गिरावट दर्ज हुई, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल कम होने की आशंका ने इन कंपनियों की रेवेन्यू विजिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। ऊपर से वेस्ट एशिया संकट के चलते क्रूड ऑयल $105 के करीब है, जिससे एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ महंगा हो रहा है। महंगे एटीएफ का मतलब है एयरलाइन कंपनियों की लागत बढ़ेगी, मार्जिन घटेगा और पैसेंजर को टिकट महंगी मिलेगी। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े सेक्टर की, ईवी सेक्टर, जिसे आज पीएम की अपील से सीधा फायदा हुआ। जेबीएम ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी जैसे शेयरों में 2 से 7% तक की तेजी दर्ज हुई, क्योंकि बाजार को अब उम्मीद है कि सरकार इलेक्ट्रिक बस
बसेस और ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। जेबीएम ऑटो में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में सरकारी ऑर्डर मिलने की उम्मीद और ईवी पॉलिसी के और मजबूत होने के संकेत ने निवेशकों को इस शेयर की तरफ खींचा, जो बाकी बाजार की गिरावट के बीच एक अलग ही कहानी बनी। अब आते हैं आज के बड़े कॉर्पोरेट नतीजों पर। टाटा कंज्यूमर आज निफ्टी का सबसे बड़ा गेनर बना और मजबूत Q4 नतीजों के बाद शेयर करीब 8% उछल गया, जो बताता है कि एफएमसीजी सेक्टर में जहां फंडामेंटल्स मजबूत हैं, वहां बाजार की गिरावट में भी खरीदारी हो रही है। Hyundai मोटर इंडिया का शेयर आज करीब 5% चढ़ा। ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि कंपनी का Q4 मुनाफा 22% घटकर 1256 करोड़ रुपए रहा, लेकिन रेवेन्यू 5% से ज्यादा बढ़कर 18,916 करोड़ रुपए पहुंचा और ब्रोकरेजेस ने बाय रेटिंग बरकरार रखी, जिससे निवेशकों का भरोसा कायम रहा। Hyundai ने 2026 के लिए 21 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। नए मॉडल लॉन्च, मजबूत एक्सपोर्ट और आने वाले समय में ईवी लाइनअप की उम्मीदों के चलते एनालिस्ट्स कंपनी के भविष्य को लेकर पॉजिटिव बने हुए हैं, इसीलिए मुनाफे में कमी के बावजूद शेयर चढ़ा। वोडाफोन आइडिया का शेयर आज 8% से ज्यादा उछला। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन पीएलसी अपनी करीब 19% हिस्सेदारी, जिसकी वैल्यू लगभग 23,160 करोड़ रुपए बताई जा रही है, वोडाफोन आइडिया को ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है, ताकि कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो सके। इस प्लान की खासियत यह है कि वोडाफोन पीएलसी सीधे कैश डालने की बजाय शेयर ट्रांसफर मॉडल पर विचार कर रही है। इन शेयर्स को वोडाफोन आइडिया ट्रेजरी शेयर्स के रूप में रखेगी और जरूरत पड़ने पर बाजार में बेचकर इन्वेस्टर्स को ऑफर करके या गिरवी रखकर फंड जुटा सकती है। डीबी कॉर्प के नतीजे आज बाजार में चर्चा का विषय बने। मुनाफा 52 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ हुआ, एबिडा 82 करोड़ से बढ़कर 104 करोड़ पहुंचा और एबिडा मार्जिन 15% से बढ़कर 18% हो गया। नतीजे आते ही शेयर 223 रुपए के निचले स्तर से 245 रुपए तक दौड़ गया। यूपीएल के नतीजे आज मिले जुले रहे। रेवेन्यू 18,335 करोड़ रुपए के साथ अनुमान से बेहतर रहा, लेकिन एबिडा मार्जिन 20.5% से घटकर 19.4% पर आ गया, जबकि बाजार को 22% की उम्मीद थी। हालांकि 2027 Q1 के लिए एबिडा ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाकर 14 से 18% किया गया, जिससे शेयर निचले स्तर से 6% उछला। कैनरा बैंक के नतीजे अनुमान से बेहतर निकले। मुनाफा सालाना आधार पर घटकर 4,506 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ये बाजार के अनुमान 4,410 करोड़ से ज्यादा था। एनआईआई बढ़कर 9,808 करोड़ पहुंचा और ग्रॉस एनपीए 2.08% से घटकर 1.84% हो गया। नतीजे आने पर शेयर कुछ ही मिनटों में 3% उछला, हालांकि दिन के अंत में ऊपरी स्तरों से 7% टूट गया। सैस्किन टेक्नोलॉजीज आज 20% के अपर सर्किट पर लॉक हो गया। कंपनी की 2026 में रेवेन्यू करीब 102% बढ़कर 1,113 करोड़ रुपए पहुंची। ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर और 5G टेलीकॉम से बड़े ऑर्डर्स मिले और एआई और आईपी डेवलपमेंट सेगमेंट ने ग्रोथ को और मजबूत किया। श्याम मेटालिक्स के Q4 नतीजे भी अच्छे रहे। मुनाफा 45% से ज्यादा बढ़कर 319 करोड़ रुपए पहुंचा। रेवेन्यू 4,148 करोड़ से बढ़कर 5,240 करोड़ हुआ। एबिटा मार्जिन 12.4% से बढ़कर 13.9% हो गया, जो बताता है कि मेटल सेक्टर में मांग और प्राइसिंग पावर दोनों मजबूत बनी हुई है। JSW एनर्जी के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। मुनाफा 415 करोड़ से बढ़कर 774 करोड़ हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि एबिटा मार्जिन 37.8% से सीधे 50% पर पहुंच गया, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का बड़ा संकेत है। कंपनी ने 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 5 जून है। मोल्ड टेक पैकेजिंग के Q4 नतीजे भी मजबूत रहे। मुनाफा 26.9% बढ़कर 20.64 करोड़ रुपए पहुंचा और फार्मा पैकेजिंग वॉल्यूम FY26 में 208.9% बढ़ा, जो इस कंपनी के लिए एक नया ग्रोथ इंजन बनता दिख रहा है। साथ ही 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान हुआ। JTL इंडस्ट्रीज के नतीजे बेहद दमदार रहे। मुनाफा 104.61% बढ़कर 34.41 करोड़ रुपए हुआ। रेवेन्यू 47.5% बढ़कर 692 करोड़ पहुंचा और एबिटा मार्जिन 3.8% से बढ़कर 8.3% हो गया। यानी कंपनी ने न सिर्फ बिक्री बढ़ाई बल्कि लागत पर भी बेहतर काबू किया। PVR INX आज मुनाफे में लौट आई। Q4 में 186.7 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 125 करोड़ का घाटा था। एबिटा मार्जिन 23.5% से बढ़कर 29.2% पहुंचा, लेकिन नतीजे आने के कुछ मिनट बाद ही प्रॉफिट बुकिंग की वजह से शेयर ऊपरी स्तरों से 8% टूट गया। ABB इंडिया के नतीजे आज बाजार को निराश करने वाले रहे। Q1 2026 के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे, जिसके बाद शेयर 9% से ज्यादा टूट गया। ये बताता है कि जब किसी प्रीमियम वैल्यूएशन वाले कैपिटल गुड्स शेयर के नतीजे उम्मीद से पीछे रहते हैं तो बाजार बड़ी सजा देता है।
स्विगी में आज 5% से ज्यादा की गिरावट रही। कारण था क्विक कॉमर्स यानी क्यू-कॉम बिजनेस की ग्रोथ, जो जोमैटो और ब्लिंकिट के मुकाबले कमजोर मानी जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता अभी लंबा दिखता है और इसीलिए निवेशकों में पेशेंस कम होती जा रही है। अर्बन कंपनी का शेयर आज 9% गिरा। कंपनी का घाटा और बढ़ गया, जिसने निवेशकों को निराश किया। ये उन न्यू एज कंपनियों की कहानी है जहां रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता साफ नहीं दिखता। IEX का शेयर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद चर्चा में रहा। कोर्ट ने मार्केट कपलिंग मामले में CERC को नोटिस जारी किया, लेकिन फिलहाल किसी तरह का इंटरिम स्टे देने से इनकार कर दिया है, जिससे निवेशकों को आंशिक राहत मिली और स्टॉक पर नजर बनी हुई है। इंश्योरेंस सेक्टर के अप्रैल के आंकड़े काफी मजबूत रहे। SBI लाइफ इंश्योरेंस का न्यू बिजनेस प्रीमियम 80% और रिटेल APE 120% बढ़ा, जबकि LIC, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल ने भी मजबूत ग्रोथ दर्ज की, जिससे संकेत मिला कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल AUM बढ़कर 81.92 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि इक्विटी इनफ्लो थोड़ा घटा है। इसके बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में मजबूत निवेश जारी रहा, जिससे साफ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी हाई ग्रोथ सेगमेंट में भरोसा दिखा रहे हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर पर वेस्ट एशिया संकट का असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया की करीब 33% फर्टिलाइजर शिपमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। हालांकि सरकार ने खरीफ सीजन से पहले पर्याप्त स्टॉक और करीब 19.94 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट सुरक्षित करने का दावा किया है। इंडिया US ट्रेड डील को लेकर बातचीत का अगला दौर भारत में हो सकता है। अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी BTA पर प्रगति होती है तो IT, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है और बाजार में सकारात्मक माहौल बन सकता है। ग्रो में इस हफ्ते बड़ा ब्लॉक डील देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर ग्लोबल अपनी करीब 5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है, जिसे फिनटेक सेक्टर में इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिहाज से अहम माना जा रहा है। गेटवे डिस्ट्रीबैक्स ने माना कि वेस्ट एशिया संकट की वजह से कार्गो मूवमेंट और सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसके बावजूद कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का लक्ष्य रखा है और रेल बिजनेस में मजबूत तेजी की उम्मीद जताई है। सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क के Q4 नतीजे बेहद मजबूत रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 21.89 करोड़ रुपए से बढ़कर 160 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू भी 920 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिससे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में रिकवरी का संकेत मिला। सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स ने 110 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक का ऐलान किया है, जो मौजूदा बाजार भाव से काफी ऊपर है। वहीं साई लाइफ साइंसेज भारत की पहली ऐसी CRDMO कंपनी बन गई है जिसकी सभी फैसिलिटी रिन्यूएबल एनर्जी से चल रही हैं, जिसे ESG के लिहाज से बड़ा सकारात्मक कदम माना जा रहा है। हेरिटेज फूड्स के नतीजे कमजोर रहे, जहां रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद मुनाफा घट गया और EBITDA मार्जिन भी दबाव में रहा। वहीं मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि FII बिकवाली, महंगा क्रूड और मजबूत डॉलर की वजह से निफ्टी फिलहाल दबाव में है और बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ज्यादा बेहतर मानी जा रही है। अब कल की तैयारी की बात करें तो JSW एनर्जी और हेरिटेज फूड्स के नतीजों का असर अगले कारोबार में देखने को मिल सकता है। वहीं सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स के बायबैक अनाउंसमेंट और साई लाइफ साइंसेज के रिन्यूएबल एनर्जी माइलस्टोन पर भी निवेशकों की खास नजर रहने वाली है। कल सबसे बड़ा फोकस PMO और ज्वेलरी एसोसिएशन की बैठक पर रहेगा, क्योंकि अगर सरकार गोल्ड इंपोर्ट या गोल्ड बाइंग को लेकर कोई फॉर्मल पॉलिसी सिग्नल देती है तो टाइटन, सेंको गोल्ड और बाकी ज्वेलरी स्टॉक्स में और बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ग्लोबल स्तर पर वेस्ट एशिया संकट, क्रूड ऑयल और रुपए की चाल बाजार की दिशा तय करेगी। अगर क्रूड ऑयल $105 के ऊपर बना रहता है तो रुपए पर दबाव, FII आउटफ्लो और बाजार में कमजोरी का खतरा बना रहेगा। ऐसे में निफ्टी के लिए 23,800 का स्तर काफी अहम माना जा रहा है।